हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों के साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे इंजीनियरिंग के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, चाहे वो स्टेट जेई का हो, एसएससी जेई हो, स्टेट एई हो, आईईएस का एग्जाम हो या फिर हमारा गेट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ही अच्छा होता है। और अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर जब तक आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं समझ लेते हो तब तक आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, ये सारे सब्जेक्ट को समझने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, ये हम कह सकते हैं बैकबोन ऑफ द इंजीनियरिंग है ये सब्जेक्ट। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, क्या हमारा सिलेबस है। आप देख सकते हैं ये हमारे सिलेबस है। नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल स्ट्रेस, कंबाइंड स्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, कॉलम, थिक एंड थिन सिलेंडर एंड स्प्रिंग। इसको हम ऐसे सीरियल वाइज इसलिए किए हैं, आप देखेंगे तो 1 से लेकर 6 टॉपिक तक ये बेसिकली जो हमारा स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है वो है। इसमें टाइप ऑफ स्ट्रेसेस भी हैं, आगे हम डील करेंगे। तो ये हमारा टोटल स्ट्रेस का पार्ट हो गया। आफ्टर दैट स्ट्रेस एनालिसिस का पार्ट, देन हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एनालिसिस करेंगे। आफ्टर दैट हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एनालिसिस करेंगे, कॉलम एंड सिलेंडर एंड स्प्रिंग, ये 3 टॉपिक हम लास्ट में इसको डील करेंगे। तो अब ओवरऑल अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे हम स्ट्रेस एनालिसिस कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन एनालिसिस कर रहे हैं, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एनालिसिस कर रहे हैं। यही है हमारा कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, और बाकी स्प्रिंग हो गया, सिलेंडर हो गया और कॉलम हो गया, वो हम स्टडी करेंगे लास्ट में। ठीक ठीक है। अब अगर हम यहाँ से कोई भी एक टॉपिक की बात करें, अगर हम डायरेक्टली शियर स्ट्रेस समझना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। पहले हमें स्ट्रेस क्या होता है ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है, तभी हम डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस को हम डील कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में कि हमारा स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है। सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड बुक है उसका हम डेफिनेशन बता देते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। जैसे कि स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। ये हमारा स्टैंडर्ड हमारा डेफिनेशन है। स्ट्रेस हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इसको हम समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देंगे, उसके बाद हम समझाएंगे। जैसे कि सपोज ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी है, एक प्रिज्मेटिक बॉडी है। प्रिज्मेटिक मीन्स इसका जो भी हमारा डायमेंशन है थ्रू आउट द सेक्शन सेम है। ठीक है, कोई प्रिज्मेटिक बॉडी है और हम इस पर फोर्स लगा के, सपोज आपको फोर्स पता है टाइप ऑफ फोर्स क्या होता है। जैसे डायरेक्ट फोर्स की बात करें, या तो हमारा टेंसाइल फोर्स होता है या तो कंप्रेसिव फोर्स होता है। अगर इस बॉडी में सपोज हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे टेंसाइल फोर्स की अमाउंट का फोर्स हमने यहाँ पे लगाया, कहाँ पे लगाया, ये इसका सीजी है। रेक्टेंगुलर बॉडी है, इसका सीजी कहाँ पे होगा, b/2 पे। ठीक है, ये मिडिल पे इसका हमारा सीजी हो गया और सीजी पे हमने लोड लगाया। अब जब हम लोड लगाएंगे, सपोज यही बॉडी है रेक्टेंगुलर बॉडी और इसको हम यहाँ से पुल कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको पुल करेंगे तो फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी, इस बॉडी को इलोंगेट करने की, क्योंकि पुल है। अगर हम पुश करते तो इसका हमारा टेंडेंसी क्या होता है, इसको कॉम्प्रेस करने का, इसको ये स्ट्रेच करेगा। बट हमारा जो बॉडी है ये कैसे फॉर्म हुआ है, अगर हम इस डस्टर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और उस मॉलिक्यूल से मिलकर ये बॉडी बना हुआ है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में क्या है, बॉन्डिंग है। जैसे ही फोर्स अप्लाई होता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इनकी जो बॉन्डिंग है ये रजिस्ट करने लगते हैं कि भाई हमें अलग नहीं होना है, हमें डिफॉर्म नहीं होना है। ठीक है, अब फोर्स लगा, बॉडी रजिस्ट कर रहा है, तो वही जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो रहा है वही पर यूनिट एरिया हमारा क्या होता है, स्ट्रेस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, फोर्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, उसको एरिया में डिवाइड किए, वो हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। ठीक है, समझने के लिए। बट अगर ये बॉडी हमारा कैसा है, इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम जितनी भी बॉडी एनालाइज करेंगे वो क्या होगी, इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। मैकेनिक्स में हम कौन सा बॉडी डिस्कस करते हैं, वहां पे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिजिड बॉडी के, वो इतने, उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि आप कितना भी फोर्स लगा लो वो डिफॉर्म नहीं होते हैं, या फिर उसमें नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होती है जो कि हम कंसीडर नहीं करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी है, डिफॉर्म तो होना ही है। ठीक है, बट डिफॉर्म होने से पहले वहां पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वही स्ट्रेस को हमें एनालिसिस करना होता है, और ये डिफरेंस है हमारा रिजिड बॉडी और इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी में। तो ये जो इंटरनल, अब इसको समझने के लिए
जब भी कोई चीज़ इंटरनली डेवलप होती है और इंटरनल चीज़ों को हमें समझना होता है, उसके लिए हमें सेक्शन कट करके एनालाइज करना होता है। अब यहाँ पे सेक्शन हमें कट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कट करेंगे, ठीक है। अब ये क्रॉस सेक्शन, सपोज अगर ये बॉडी हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, हमें सेक्शन कट करके देखना है, तो वो सेक्शन हम रियल में नहीं कट करते हैं, वो सेक्शन हमारा क्या होता है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। वो इमेजिन करते हैं कि हाँ अगर इस डस्टर को हम कट कर देंगे, फिर उसको हम ऐसे देखेंगे, क्योंकि हमारा फोर्स इस प्लेन में अप्लाई हो रहा है, इस प्लेन को हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन आपका क्या होता है, 90 डिग्री पे कट होता है। जो भी ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके 90 डिग्री पे उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अगर सपोज हम इसको ऐसे कट कर दें किसी एंगल थीटा पे, ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्लिक प्लेन हो जाएगा। जब हम आगे स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, बट ये बेसिक है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन हर बार बोलेंगे क्रॉस सेक्शन कट करना है, सेक्शन कट करना है, तो आपको ये ना हो कि हाँ इसको काटना होता है, ऐसा कुछ नहीं, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बस इस प्लेन को हमें देखने के लिए। अब सपोज ये सेक्शन हमने कट किया देखने के लिए कि कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये बॉडी यहाँ से हमने किया कट, ये हो गया पी फोर्स, ठीक है, यहाँ से तो कट ही है ये बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, जैसा अपोजिट होता है फोर्स के, पी फोर्स इधर लग रहा है, रिएक्शन इधर लग रहा है। बट आप देखोगे तो ये जो रिएक्शन फोर्स है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे एरिया पे, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अगर इसको हम थोड़ा सा 3D बनाएं, जैसे कि, ठीक है, देखो ये आपका जो है यहां पे ये जो रिएक्शन आ रहा है, ये पी फोर्स इधर लग रहा है, ये रिएक्शन फोर्स पूरे एरिया पे लग रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे, यही स्ट्रेस है आपका। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो रिएक्शन फोर्स है आर, क्या ये पी के इक्वल में है या पी से कम है या पी से ज़्यादा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके लिए आपको पता है कि जब हम कोई भी किसी भी बॉडी का एनालिसिस करते हैं या किसी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं, तो हमारा पहला एजम्पशन क्या होता है कि हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करें, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, ठीक है, समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम अगर समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज इक्वल टू 0 करके देखें कि क्या हमारा पी या जो हमारा रिएक्शन है वो इक्वल है या नहीं, होना तो चाहिए। जैसे कि साइन कन्वेंशन के लिए ये हम प्लस लेते हैं, इधर भी प्लस लेते हैं, एक्सिस वाई एक्सिस प्लस, बट इस साइड में हम नेगेटिव और नेगेटिव लेते हैं, नीचे का नेगेटिव और लेफ्ट साइड का नेगेटिव। अब देखो आर किस डायरेक्शन में है, हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, आर हमने ले लिया पॉजिटिव, पी हमारा क्या है, नेगेटिव है, माइनस पी इज इक्वल टू, अब ये एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया, समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू 0, ये हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाए, इक्वल टू 0 किए, रिएक्शन फोर्स इक्वल टू क्या आ गया, हमारा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स आर इज इक्वल टू पी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रही है वो किसके इक्वल में है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं डेफिनेशन को। स्ट्रेस को बच्चे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। अब ये क्या है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल फोर्स, अब हम आर को पी लिख सकते हैं, आर इसको हम पी भी लिख सकते हैं, हमने देख लिया मैथमेटिकल हम प्रूफ कर चुके हैं आर इज इक्वल टू पी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे पी बाई ए। बट जब आप डायरेक्टली बोलते हो कि सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए, वो तो ठीक है, बट आप बोलते हो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये डेफिनेशन गलत है। आपको क्या बोलना है, स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, तब ये सही होगा हमारा, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा हमारा, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, ये फोर्स है, ठीक है, इंटरनल फोर्स, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर या तो mm स्क्वायर, ठीक है। इसको हम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या न्यूटन पर mm स्क्वायर, जनरली हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में हम डील करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला P बाई ए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हो गई आपकी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि स्ट्रेस क्या होता है। अब हम बात करते हैं ये जो स्ट्रेस है हमारा, जैसे कि आप जानते हो कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्ट्रेस क्या है, ये स्केलर है या वेक्टर है। तो हम बताना चाहते हैं स्ट्रेस आपका ना ही स्केलर है ना तो वेक्टर है, ये होता है टेंसर क्वांटिटी। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आगे डिस्कस करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी पहले समझते हैं बेसिक से, स्केलर जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाए उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे अगर हमने बोला कि हाँ मेरा वेट 75 kg है, तो जो हमने केजी यूज किया 75 को डिफाइन करने के लिए, 75 kg, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई, हमारा जो मास हुआ कौन सा क्वांटिटी हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ, ठीक है।
अगर यहीं पे हम फोर्स की बात करें, अगर बोला कोई कि भैया 10 न्यूटन का फोर्स लगा, सपोज ये बॉडी है, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो हम कैसे बोलते हैं कि कितने न्यूटन का फोर्स लगा, 10 न्यूटन का। ये तो 10 न्यूटन आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। फिर हम बोलेंगे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं। ये हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए डिफाइन करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को। और ये जो टेंसर क्वांटिटी होती है, यहाँ पे आपका होता है मैग्नीट्यूड, लेट मी चेंज द कलर, यहां पे आपका होगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन। ये जो प्लेन है, ये प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए। तो ये जो तीनों क्वांटिटी है, इसी को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी को हम जीरो ऑर्डर टेंशन भी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को हम 1 डिग्री टेंशन बोलते हैं, उसी तरह से स्ट्रेस को हम सेकेंड डिग्री टेंसर बोलते हैं। स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड डिग्री टेंसर। ठीक है। प्लेन का मतलब ये हुआ, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आप समझ रहे हो। प्लेन ये होता है कि सपोज ये बॉडी है, सपोज ये इसका वाई प्लेन है, ये इसका एक्स प्लेन है, ये इसका जेड प्लेन है। तो हमें ये डिफाइन करना होता है कि किस प्लेन पे कितने अमाउंट का स्ट्रेस लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। तीनों चीजें हो गई, किस प्लेन पे लग रहा है, कितने मैग्नीट्यूड का लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। इसीलिए स्ट्रेस को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम 3D में इसकी एनालिसिस करेंगे स्ट्रेस का, सपोज हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे, तो वहां पे ये आपको समझना जरूरी है। इसलिए हमने अभी बता दिया कि यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, प्लेन तीनों चीजें डिफाइन करती हैं स्ट्रेस को। ये एक टेंसर क्वांटिटी, ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रेस। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस की, टाइप ऑफ स्ट्रेस बेसिकली एक आपका होता है नॉर्मल स्ट्रेस एंड वन इज टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसको हम शियर स्ट्रेस भी कहते हैं, शियर स्ट्रेस। ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस, थोड़ा सा इसको हम इरेज करना चाहेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस टू टाइप्स, एक आपका हो गया डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, एक हो गया आपका बेंडिंग स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस की बात करें, शियर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस विजिबल है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ठीक है। एंड वन इज टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। अब आपका जो ये डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ये होता है ड्यू टू एक्सियल फोर्स। बेंडिंग स्ट्रेस होता है ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होता है ड्यू टू शियर फोर्स, ड्यू टू शियर फोर्स। और टॉर्जनल स्ट्रेस होता है ड्यू टू टॉर्क। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस एक्सियल फोर्स के कारण, जैसे बॉडी है, डायरेक्ट हमने एक्सियल फोर्स लगाया, ये हो गया आपका डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डिटेल में आपको हम बताएंगे कि डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस, एक एक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। बट इतना भी समझ लीजिए कि बेंडिंग स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, बेंडिंग मोमेंट के कारण। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स, शियर फोर्स कारण आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होता है। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस टॉर्क के कारण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।